Hello dear friends, today we are going to discuss new unit magnetic property of transition metal complex। बच्चे कह रहे थे कुछ दिनों से कि सर वीडियो नहीं आ रही क्योंकि आँख में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। आज थोड़ा जाकर के कहीं थोड़ा बहुत फील सही हो रहा है तो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी देखेंगे जो होगा देखी जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा ट्रांजिशन मेटल्स किन्हें कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कहा जाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, और उनसे रिलेटेड जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उन्हें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। उनकी उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूनिट का नाम ही है ये। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है सारी की सारा खेल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपका पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, ये आपने सुना होगा। तो ये सारा खेल अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर होता है एक्चुअली। तो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर मैं आपको कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करने से पहले चलो मैं आपको थोड़ा सा पहले यही बता दूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के टाइप्स के बारे में। एक होता है आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और एक होती है आपके पास डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक होती है आपकी फेरोमैग्नेटिक, और एक होती है आपकी एंटी फेरोमैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म, और आपके पास एक होती है फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फेरी मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं। तो कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स या कोई भी मेटल या कोई सा भी एलिमेंट जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। और जिनमें आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिन कॉम्प्लेक्स के डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं या वो पेयर्ड होते हैं या होते ही नहीं है, तो वो आपके डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ये जो तीनों प्रॉपर्टी है वो आपके पास पैरामैग्नेटिक के ही टाइप्स होते हैं। तो आपके पास अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन की सारी सब इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स या डायरेक्शंस एक ही डायरेक्शन की साइड होते हैं, तो वो फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं। और उनसे रिलेटेड जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है, उसे आप फेरोमैग्नेटिज्म कह देते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन एंटी में आपके पास अपोजिट में होंगे, आधे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक तरफ और आधे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो ये आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। और आपके पास फेरी मैग्नेटिज्म के केस में आपके पास कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस एक साइड होती है और कुछ की इस साइड होती है। कोई रूल नहीं है कि आधे इधर या आधे इधर है, तो कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होता है, तो ये आपका फेरी मैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिज्म कहलाता है। और आपके पास जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल स्टेट में, तो नॉर्मल स्टेट में सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कुछ मेटल के पास कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, और जैसे जैसे हम उनके टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी आपका चेंज आता चला जाता है। इसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं। मैं आपको यहीं पे ग्राफ समझा देता हूँ। ये है आपके पास, इधर की तरफ हम आपका टेम्परेचर में चेंज करते हैं, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इधर की तरफ हम टेम्परेचर देते हैं और इधर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेते हैं या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, चार लेटर से डिनोट करते हैं, और इस एक्स एक्सिस में हम टेम्परेचर शो करते हैं। तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, उधर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमें जो ग्राफ मिलता है जनरली वो कुछ इस तरीके का मिलता है। अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है। तो ये जो ग्राफ आया है वो आपका फेरोमैग्नेटिक का है, और मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा वो फेरोमैग्नेटिज्म हो जाएगा आपके पास। और आपके पास ये ग्राफ है इस तरीके का, और आपके पास ये आपका ये पैरामैग्नेटिज्म है। आपके पास जैसे जैसे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर कम करते हो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है पैरामैग्नेटिज्म के केस में। एक्चुअली ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ये यूनिफॉर्म नहीं है, वो आपके पास एक ही सीक्वेंस में आने लगते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिज्म डेवलप होता है और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है। सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर को इधर से कम करोगे, इधर आओगे तो टेम्परेचर कम होता है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत तेजी से इंक्रीज करती है, जिसे आपका फेरोमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है।
और आपके पास सिमिलरली आपके पास अगर आप यही काम आप फेरी मैग्नेटिक के लिए करते हो तो टेम्परेचर जिस समय हम कम करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे बढ़ती है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इसे इस मैग्नेटिज्म को फेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर आपका ये तेजी से फॉल आता है फेरो और फेरी के लिए, इस टेम्परेचर को क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर। और यहाँ पर हम टेम्परेचर में अगर हम कम करते हैं तो टेम्परेचर में कम करने से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंटी फेरोमैग्नेटिक की बढ़ती है और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर के वो धीरे से डिक्रीज करने लग जाती है। और जिस टेम्परेचर पर जाकर के ये कम होती है इसे नील्स टेम्परेचर कहते हैं, TNS से डिनोट करते हैं, नील्स टेम्परेचर कहते हैं, नील्स टेम्परेचर कहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की कुछ बात करी। तो सारा खेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल में या किसी कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स के डी ऑर्बिटल में, डी ब्लॉक एलिमेंट में किसी डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं तो डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस एक ही साइड होती है तो फेरोमैग्नेटिक। कुछ की डायरेक्शन उधर और कुछ की इधर होती है तो फेरीमैग्नेटिक। आधे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर और आधों की इधर होती है तो वो एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। और उससे डेवलप जो मैग्नेटिज्म आते हैं वो फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म आता है, पैरामैग्नेटिज्म आता है, डायमैग्नेटिज्म आता है। और टेम्परेचर का मैग्नेटिज्म पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने बात करी। अभी हमने हमारे लिए एक नया टर्म आया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसे चाई या काई लेटर से डिनोट करते हैं। ये आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम चाई या काई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैग्नेटिज्म और आपके पास मैग्नेटिज्म के टाइप्स उन पे बात करी। अभी हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म की, कि मैग्नेटिज्म किसी भी एलिमेंट में, किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी कंपाउंड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे होता है। तो सारा खेल है इस भाई साहब का। भाई साहब से मुलाकात हुई होगी, थॉमसन ने डिस्कवरी करी थी इनकी। और थॉमसन ने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इसका वेट होता है। और आपके पास सारा खेल इस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट या इलेक्ट्रॉन्स का ही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपने बोर के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो बोर ने कहा था कि एटम होता है, एटम के पास न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट्स होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में 2n² यानी कि 2, 8 इलेक्ट्रॉन 18, 32 इस हिसाब से भरे जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मोशन करते हैं। एक तो ऐसे मोशन करते हैं जिसे आप स्पिन मोशन कहते हैं, और एक ये ऑर्बिट में घूमते हैं इस तरीके से। ऑर्बिट में घूमते हैं तो ये आपका एक ऑर्बिट मोशन क्रिएट करते हैं। और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमता है, मूव करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट्स पर मूवमेंट करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म डेवलप करता है। यही उसका बेस है कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी एलिमेंट में, किसी मेटल में, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो उनमें प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिट मोशन की वजह से होता है। तो स्पिन मोशन जब डेवलप होता है तो एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। स्पिन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है हम उसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कह देते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल S। और जो ऑर्बिट मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसे हम ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सारा खेल S और L का है। आज से पहले हमने कभी ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाला होगा तो हम कभी ये वाला फॉर्मूला पढ़ते थे, μ = √n+2। क्लास 12 लेवल तक या 12 लेवल पे आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हो जब आप कोऑर्डिनेशन 9 चैप्टर पढ़ते हो डी ब्लॉक एलिमेंट में। के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला या 8th वाला चैप्टर पढ़ते हो डी ब्लॉक वाला, तो वहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आप इसे सॉल्व करते हो और इससे आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हो। अभी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपके पास जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पैरामीटर का आप इस्तेमाल करते हो दैट पैरामीटर इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू लेटर से डिनोट करते हैं, √n+2, जहाँ पर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं।
अभी तक हमने आज तक इससे यही वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक नया फॉर्मूला एक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जो असली में रियलिटी में है। आपके पास फॉर्मूला होता है रियलिटी में 4s s+1 प्लस l l+1, 4s s+1 और प्लस l l+1। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पता है कि स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है और ऑर्बिट मोशन की वजह से आता है। तो स्पिन वाले को कैपिटल S स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो असलियत में जो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है आपको वो ये होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है तो ये जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम कुछ जगह पर हम यहाँ पर इसको नेग्लिजिबल कर लेते हैं। वो कब करेंगे, क्या करेंगे, उसकी क्या कंडीशन होगी, उसको मैं अलग नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस कर लूँगा। अभी आपके पास कभी कभी अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करता है तो आपके पास फॉर्मूला ये हो जाता है म्यू इज इक्वल टू √4s s+1। ये फॉर्मूला हो जाता है 4s s+1। bm बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट होती है, यहाँ पे भी यूनिट ले सकते हो आप। तो आपके पास इस तरीके से ये हो जाता है। अगर मैं आपको बात करूँ, मैं आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पे डिराइव करके दिखाता हूँ। n+2 कैसे आता है। d में 5 ऑर्बिटल होती हैं 1 2 3 4 5। अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन s की वैल्यू लेते हैं हम हाफ। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाफ प्लस हाफ हो आ जाएगा 1। 3 होंगे तो 3/2 4/2 5/2। इस तरीके से हम s की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर 2 ही होते हैं तो हाफ प्लस हाफ, 3 होते हैं तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2 4/2 5/2। इस तरीके से हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन से s की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। लेकिन अगर मैं जनरली बोलूं तो अगर आपके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता तो आपके फॉर्मूला हो जाता 1/2। 2 होते तो 2/2 3/2 4/2 5/2। s की वैल्यू ऐसे आती। तो आप s को अगर मैं जनरली लिखना चाहूँ तो मैं s को ऐसे भी लिख सकता हूँ 4n/2 जनरली n/2 और s की जगह n/2 जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उतना /2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 4n/2 n+2/2। तो यहाँ पे 2 2 4 4 से 4 कैंसिल। तो आपके पास ये फॉर्मूला n+2 ये अपने आप ही डेराइव होकर के आ जाता है आपके पास। ये देख रहे होंगे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाला फॉर्मूला। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो यहीं से ही आता है। लेकिन अगर आपके पास L कंट्रीब्यूट ना कर रहा हो तो L कंट्रीब्यूट कब करेगा कब नहीं करेगा हम जनरली उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम फिलहाल यहाँ पर अगर माना कि D में एक इलेक्ट्रॉन है तो D1 सिस्टम है, तो आपके पास D1 सिस्टम है तो एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास D में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर L पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो और आप नॉर्मली यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये कब लगाएंगे वो हम देखते हैं। तो जनरली अगर आपके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1 + 2 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो सॉल्व करोगे √3 को, वो आता है 1.7। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 होती है तो सॉल्व करके देख लेना 2.8 आंसर आता है। 3 अनपेयर होते हैं तो म्यू की वैल्यू 3.8 आती है। एन अगर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो म्यू की वैल्यू 4.9 आती है। 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू 5 होती है तो म्यू की वैल्यू 5.9 सॉल्व करके आती है। तो आपको उसे सॉल्व भी नहीं करना है, बस आपको सिंपली याद रखना है। लेकिन अभी याद नहीं रखना है क्योंकि मैं आपको इस पे भी बात करूंगा कि एल कब पार्टिसिपेट करेंगे या एल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे करना है आपको। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैग्नेटिक मोमेंट आज तक आप ये पढ़ते थे, अब इस वाले फॉर्मूले से लगाएंगे और कब ये लगाएंगे और कब इस वाले फॉर्मूले को नहीं लिखना है, तो उसकी मैं कंडीशंस बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करता हूँ। बाकी फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों का। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।